गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज हम नया टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का यूज भी बहुत जगह आता है। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसको हम समझते हैं। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इट्स wear and tear or effects of time or due to obsolescence और accident। बेसिकली क्या होता है डेप्रिसिएशन को, अगर हम आसान भाषा में मैं बताऊं, किसी भी एसेट्स की वैल्यू समय के रहते रहते क्या होती है, डाउन हो जाती है। जो भी फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखना है, करंट एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता, केवल फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब फिक्स एसेट्स, क्या सभी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लैंड भी फिक्स एसेट्स है, पर लैंड की जो वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होती है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। पर लैंड एंड बिल्डिंग है तो होगा, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पर लैंड की वैल्यू बढ़ती है तो हम बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है। क्या होती है लैंड? तो लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। और डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? बेसिकली जितनी भी बिजनेस में एसेट्स यूज की जाती हैं उन्हीं पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। कोई भी पर्सनल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन तो उन पे भी लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा होता है बिजनेस का, उसको हम बिजनेस में तभी दिखाएंगे जब वो बिजनेस में यूज हो रही है। अगर मेरी घर पे एक कार है, उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, घर के खर्चे के लिए यूज कर रहा हूँ या घर के काम के लिए यूज कर रहा हूँ, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मतलब उस खर्चे को मैं बिजनेस में नहीं दिखा सकता। समझ में आ गई बात? तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है हमेशा बिजनेस की एसेट्स पे किया जाता है। क्लियर हो गया? लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। लैंड क्या होती है, हमेशा एप्रिशिएट होती है। क्लियर हो गया? अब प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, बुक्स, इन सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। और डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो कम वैल्यू ही डेप्रिसिएशन माना जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, आज की डेट में उसकी कीमत मान लेते हैं 1 लाख का एक फोन लिया, लेकिन आप 6 महीने बाद उस फोन को बेचना चाहते हैं तो वो 60,000 से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो 60,000, इसका मतलब 40,000 जो उसकी वैल्यू डाउन हो गई, वो डाउन वैल्यू क्या मानी गई, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसी तरह से हम समझ सकते हैं। फर्नीचर है, जब आप नया फर्नीचर लेते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, साल 2 साल 3 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको यूज करते रहते हैं वैसे वैसे उस एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन लगने के कई सारे कारण और भी होते हैं, जैसे टाइम बीतना। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 साल आपने एसेट्स को यूज किया तो 4 साल में वैल्यू कम हो गई। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा ना, एक्सीडेंट की वजह से भी क्या हो जाती है, उसमें रगड़ आ जाती है, तो आदमी क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो ये भी कारण है। कई बार आउटडेटेड हो जाती है, जैसे आज की डेट में 2G फोन जिसके पास भी हैं सब आउटडेटेड हो गए हैं। 3G फोन आउटडेटेड होने की कगार पे हैं, क्योंकि केवल एक बीएसएनएल ऐसी जगह, बीएसएनएल ऐसी कंपनी है जो 3G सर्विस दे रही है। जिस दिन बीएसएनएल ने 3G सर्विस देनी बंद कर दी तो जितने भी मार्केट में फोन है 3G फोन, सब आउटडेटेड हो जाएंगे। यानी कि जिनके पास बीएसएनएल का नंबर है वो 3G सर्विसेज ले रहे हैं। बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे मैं जियो की बात करता हूँ, एयरटेल की बात करता हूँ, सब 4G सर्विसेज दे रही हैं। और आने वाले समय में क्या दे रही है, 5G सर्विसेज देंगे। तो कुछ समय बाद 4G फोन भी आउटडेटेड हो जाएंगे। आज नहीं होंगे, कम से कम 3-4 साल में ये फोन भी सारे आउटडेटेड हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है डेप्रिसिएशन लगने का। अब जिसके पास मान लेते सील्ड पैक 2G मोबाइल है, उसमें तो बीएसएनएल का भी सिम काम नहीं करेगा, वो सारे क्या हो गए, आउटडेटेड हो गए। टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होगी। अभी कंप्यूटर में तो आप करेंगे ड्यूअल कोर, कोर टू ड्यू, पता नहीं क्या क्या i7 टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन किसी के पास अगर पेंटियम 4 पहले चलता था, तहलका मचाया था पेंटियम, नाम भी नहीं सुना होगा तुमने। ये सारे आउटडेटेड हो चुके हैं कंप्यूटर। अगर आप देखें, मोटे मोटे टीवी हुआ करते थे, अब तो उसकी जगह स्लिम पतले कमरिया वाले टीवी आ गए जिसको आप दीवार पे टांग देते हो। लेकिन पहले तो बहुत आते थे, चैनल वाले भी आते थे, रिमोट ही नहीं आता था। तो वो सारे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई। टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, सब आउटडेटेड हो गए। आउटडेटेड होने की वजह से क्या हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया उनपे। तो ये समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू। मैंने क्या कहा, डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है, रिडक्शन करता है। चाहे वो किसी वजह से वियर एंड टीयर, कई बार उसमें कुछ खराबी आ जाती है, घिसावट आ जाती है, रगड़ आ जाती है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतने पर, या एब्सोलेंसिस मतलब चलन से बाहर, आउटडेटेड होना, या एक्सीडेंट, किसी वजह से भी हो, उस एसेट्स की वैल्यू अगर गिर रही है, वो गिरी हुई वैल्यू क्या मानी जाती है,
डेप्रिसिएशन मानी जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब डेप्रिसिएशन में 3 चीजें यूज की जाती हैं। कोई कहता है जी डेप्रिसिएशन सेम है, जी बिल्कुल। कोई कहता है अमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है। ये तीनों नाम तो दिखने में बड़े सेम लगते हैं, बट ये है अलग अलग। होता इनमें भी डाउन ही है वैल्यू। डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको अभी बहुत समझा दिया। अब आप समझ लो अमोर्टाइजेशन क्या होता है। अमोर्टाइजेशन यूज किया जाता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। सर फिक्स एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, मैंने आपको बताया। लैंड को छोड़कर सभी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, टीवी, एसी, फ्रिज, सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो एसेट्स बिजनेस में यूज हो रही है। बट एमोर्टाइजेशन क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इन सब की एक टाइम होता है। तो ये भी धीरे धीरे क्या होता है, अमोर्टाइज होते हैं, धीरे धीरे रेटिव होते हैं। जैसे मेरे पास 10 साल का पेटेंट है। कितने साल का पेटेंट है? 10 साल। उसकी कीमत है 10 लाख रुपए। कितने के लिए मैंने? 10 लाख। यानी कि 10 साल पे मेरे पर राइट्स आ गए, पेटेंट्स ले लिया मैंने। 10 साल बाद मुझे उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ेगा। तो 10 साल में 10 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो हर साल एक कितने खर्च हो रहे हैं मेरे? 1 लाख। 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 साल। ठीक है, जितने साल का पेटेंट है उतने साल से डिवाइड कर दो। अगर 20 साल का पेटेंट है तो कितने कितने साल हर साल डिवाइडेड हो रहा है मेरा? 50,000। भाई मैंने बताया ना 10 लाख है और अगर 20 साल का है तो कितना लग रहा है हर साल? 50,000। तो 50,000 रुपए क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। यानी कि 20 साल बाद इस पेटेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू कम हो रही है पेटेंट की, ये क्या माना जाएगा? अमोर्टाइजेशन। क्या माना जाएगा? ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, इन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन नहीं होता। इनको हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं, वैल्यू खत्म करते हैं धीरे धीरे। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है डिप्लेशन। डिप्लेशन कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा माइंस होती हैं, माइंस, जैसे कोल माइंस, ऑयल माइंस, इनकी खाने हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जरूरी है कि हम लाइफ टाइम रहेगा। जैसे मैं बात करूं, ये कोयला है, कोयले वाली खान ली हमने। इतने एरिया में, एरिया मेरे पास है, मैंने यहाँ से कोयला निकालना शुरू किया, निकाल रहा हूँ ना हर साल। एक टाइम तो आएगा जब कोयला क्या हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या जो कम हो रहा है, ये क्या माना जाएगा? डिप्लेशन। ये होता है नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करते हैं हम? यूज करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? वहां से निकालते हैं। ठीक है ना? तो ये इसमें कौन कौन से आएंगे डिप्लेशन में? कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल माइन, ये सब इसमें आएंगे। जो मिनरल्स, नेचुरल्स, ये चीजों को हम यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर से। तो ये क्या होती है हमारी? डिप्लेशन मानी जाती है। डिप्लेशन इज द वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स, इसको वेस्टिंग एसेट्स भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम क्वेरीज, माइन, एक्सट्रैक्शन, रिड्यूस द अवेलेबिलिटी क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम कोल माइंस, डिप्लेशन ऑफ कोल स्टॉक। ये कई सारे एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक सभी को। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, बेटा आपको भी कोई डाउट्स है तो आप जरूर मुझे ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपके जरूर रिप्लाई करूँगा। मैसेज पढ़ता भी हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़े, फॉलो करें मुझे। थैंक यू। और कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ तो डेप्रिसिएशन लगने के कई सारे कारण होते हैं। तो अगर आपने ये ऊपर वाली लाइन पढ़ ली तो यही चीजें हैं सारी। देखो ऊपर वाली लाइन में देखो क्या कह रहा है? यूज ऑफ एसेट्स। बिल्कुल, एसेट्स को यूज करेंगे तो वैल्यू कम होगी। एक मोबाइल है, इसको मैं रोज यूज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली जब मोबाइल को मैं रोज यूज करूंगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगना ही लगना है। एफ्लेक्स ऑफ टाइम, टाइम बीतता गया तो भी डेप्रिसिएशन लग जाता है। मान लेते एक मोबाइल लिया सील्ड पैक, जैसे अभी एप्पल क्या चल रहा है? एप्पल 15 आ गया ना मार्केट में। मैंने एप्पल 15 लिया, 2 साल तक यूज ही नहीं किया, बिल्कुल सील्ड पैक है, टच भी नहीं किया भाई साहब, सील्ड पैक है वो। 2 साल बाद उसकी वैल्यू, जो आज मैंने 2 लाख का खरीदा, सबसे महंगा एप्पल का मोबाइल 2 लाख का है ना इस समय, 2 लाख वाला मोबाइल खरीदा 1 TB वाला जी मैंने। 2 साल बाद आलोक 2 लाख रहेगी उसकी कीमत? सील्ड पैक है वो, भले नहीं रहेगी, क्योंकि एप्पल में भी 17 आ चुका होगा मार्केट में और उसके नई फीचर्स, नई एडवांस टेक्नोलॉजी, कई चीजें अपग्रेड हो चुकी होंगी उसमें। तो इस 2 लाख की वैल्यू घट के 70-80 हजार रह जाती। तो इसका मतलब आप एसेट्स को यूज नहीं भी कर रहे हैं, टाइम बीत रहा है, टाइम बीतते बीतते क्या हो जाती है? एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, डेप्रिसिएशन लग जाता है। एब्सोलेंसेस कई बार आउटडेटेड हो जाता है, आउटडेटेड की वजह से भी क्या हो जाती है? चीजें क्या हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। जैसे 2023 एडिशन की बुक्स ले रहे हो, अगले साल 2023 इस टाइम तो आप MRP पे ले लेते हो, अगर शॉर्टेज है MRP पे ले लोगे, लेकिन अगले साल इसे 50% से 50% पे लोगे सीधा, 50% डेप्रिसिएशन लग गया। एक्सीडेंट, कई बार एक्सीडेंट की वजह से, डैमेजेस की वजह से, वियर टियर की वजह से भी
डेप्रिसिएशन लगता है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? तो आगे बढ़ूं, अगर यहाँ तक कोई डाउट है फिर पूछो मेरे से। सबको समझ में आ रहा है वन शॉट में? चलिए अगर अब देखें नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता है हमारा डेप्रिसिएशन हमेशा। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकालोगे? एसेट्स को कितने में खरीदा गया, उस पर फ्रेट चार्जेस कितने लगे, उस पर इंस्टॉलेशन कितने लगे, तो वो बन गई उसकी कॉस्ट। दोबारा समझाता हूँ, यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं है तो मैं एग्जांपल देता हूँ। एसी खरीदा मैंने, दुकानदार के पास गया, भैया एसी कितने का है? उसने कहा 50,000 रुपए का है। मैंने कहा ठीक है भाई 2 एसी पैक कर दो। तो कितने के एसी हो गए मेरे? 1 लाख के हो गए। अब उसे मैं कंधे पे रख के लाऊंगा, रेड़े वाले को बोलूंगा रेड़े वाले रुक, कहेगा भाई हाँ हाँ भाई छोड़ना एसी कितने लेगा? भाजी 300 रुपये लूंगा। यार भाई बहुत दूधा बता रहा, भाजी रेट है भैया, आपको लेना तो बताओ, नहीं तो कंधे पे रख के ले जाओ। अब भैया कंधे पे रख के ले आऊंगा क्या? चल ले जा यार 300 रुपये ले। तो 300 रुपये क्या माना गया उसका? फ्रेट। क्लियर हो गया? तो एसी कितने के हो गए? 1,03,000 रुपए के, कीमत आ गई। अब भाई अब मैं खुद थोड़ा ना कील लगा के ठोक रहा हूँ, कोई वो फोटो फ्रेम थोड़े ना जो मैं टांग दूंगा खुंटी पे लाके। इसके लिए मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा इंस्टॉलेशन के लिए। अब भाई जी ये तो पाइप बड़ा छोटा है, इसमें तो पाइप तो 15 फुट का ही आता है, आपका तो 30 फुट का लगेगा कम से कम। यार तो फिर मैं क्या करूँ, इसमें तो इतना ही आ रखा। भाजी यार खरीद के लाओ, या बताओ हम लगाते हैं पैसे लगेंगे। तो भैया हमने कितने लगे? कह रहा 10,000 रुपये। अरे बाप रे बाप, 10,000 रुपये पाइप लिया है। अब उसके बाद कहने लगा भाई जी बिजली का स्विच, बिजली वाले को बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन को। मैं इलेक्ट्रीशियन का काम थोड़ा ना करता हूँ। इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, उसने 500 का नोट झटक लिया और उसने भी सामान ले दिया, भाजी ये लियाओ, इसका चेंजर ओवर लियाओ, इसका वो लियाओ, MCV लियाओ, ये लियाओ, ताम जाम 2,000 रुपये का सामान और लिखवा दिया उन्होंने मेरे को। तो करते 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 ये एसी की कीमत 15,000 रुपये मेरे इंस्टॉलेशन पे लग गए। तो एसी पड़ गया 1,15,300 रुपये। समझ में आ गई बात? तो एसी की खरीदने की कीमत प्लस उसके फ्रेट चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन, ये सारे उसकी कीमत में ऐड हो गए। समझ में आ गया? ऐसी कोई भी मशीन हम जब लगाते हैं उसकी ढुलाई लगाई चढ़ाना उतारना ये सब उसमें चढ़ जाता है, मशीन को लगाना भी उसमें आ जाता है। जैसे ही हमने एसी स्टार्ट किया बस ये खत्म हो गया, इसका मतलब डेप्रिसिएशन चालू हो गया। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है? अभी हर एक की लाइफ होती है, कंपनी कहती है भैया 10 साल की लाइफ है इसकी, क्योंकि हमने जो कंप्रेसर की गारंटी दी है वो आपको कितने साल की दी है? 10 साल। तो 10 साल की जब मैं गारंटी दे रहा हूं तो 10 साल बाद ये कूड़ा करकट उस समय कॉपर के भाव, कॉपर जो भी लगा हुआ बिक जाएगा, प्लास्टिक वाला प्लास्टिक के भाव ले जा लेगा। मैंने कितने में बिक जाएगा? 5-6 हज़ार में तो बिक ही जाएगा। यानी कि जो आपने 1 लाख के एसी लगाए हैं 10 साल बाद उसकी कीमत, एक एसी की कीमत 5,000, दूसरे एसी की कीमत 5,000, 10,000 में बिकेगा। यानी कि जितने में इंस्टॉलेशन भी लगाया था वो भी नहीं मिलने का आपको। तो ये जो वैल्यू होती है इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम? स्क्रैप वैल्यू। समझ में आ रहा है या नहीं आया? आ गया? कूड़ा करकट, जैसे घर में गाड़ी भी होती है ना, उसकी लाइफ है 15 साल, उत्तराखंड में तो 5 साल एक्सटेंशन मिल जाता है, 20 साल, उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता। उसके बाद भंगार के भाव, जो गाड़ी आपकी चाहे वो फॉर्च्यूनर क्यों ना हो 40 लाख की, कोई भंगार के भाव बिकेगी, भले ही उसके अंदर तुमने 5,000 किलोमीटर चलाई है, उसे कटवानी पड़ेगी आपको, एक्सटेंशन नहीं मिलेगा उसका। उसे कटवाओ, लोड़े कबाड़ी के भाव बेचो और उसकी वैल्यू रह जाएगी 1.5-2 लाख रुपए। अब मेथड क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के? 2 मेथड देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में। वैसे तो इसके कई सारे मेथड है लेकिन एग्जाम में 2 ही मेथड आते हैं आपके, एक फिक्स परसेंटेज या ओरिजिनल कॉस्ट या स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं एक बार जो मेथड लगा दिया वही मेथड पूरे साल लगेगा, यानी कि एक बार डेप्रिसिएशन जिस रेट पे लग रहा है वही डेप्रिसिएशन साल दर साल लगता रहेगा, चेंज नहीं करोगे। इसको हम सलमान खान मेथड भी बोलते हैं कई बार। सर सलमान खान मेथड क्या है? एक मूवी देखी थी मैंने सलमान खान की, मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कौन सी मूवी थी वो? वांटेड मूवी थी। क्या बात है सक्सेना जी की, बिल्कुल याददाश्त अच्छी है। वांटेड मूवी में सलमान खान ने एक बात कही थी कि मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये भी वही मेथड है, मेरे को एक बार लगा दिया तो उसके बाद मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं। सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ पिक्चर समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने 50,000 की एसेट्स खरीदी। कितने की खरीदी? 50,000 की एसेट्स खरीदी, 5,000 और 10,000 इंस्टॉलेशन पे लगाए। कितने पे लगाए? 10,000 इंस्टॉलेशन पे लगाए। तो कितने की एसेट्स होगी मेरी? 60,000। और वो 10 ईयर चलेगी। कितने साल चलेगी? 10 साल चलेगी। तो
डेप्रिसिएशन जब मैं लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, ध्यान रखें, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट्स अपॉन लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ ईयर्स, यानी कि 60,000 डिवाइडेड बाय 10 साल, 10 ईयर्स। तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 6,000। हर साल 6,000 लगाते चलोगे, ना तो कम ना ज्यादा, ना तो कम ना ज्यादा। तो ये कौन सा मेथड हो गया, स्ट्रेट लाइन। कौन सा मेथड हो गया, सबको समझ में आ गया, कोई डाउट्स, यानी सलमान खान मेथड। और दूसरा है नेता मेथड, हर साल बदलते रहते हैं अपने आप को। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ये हर साल अपने आप को अपग्रेड करता है, हर साल बैलेंस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। यानी कि पहले साल वैल्यू 60,000 में से 10,000 6,000 घटाओ तो कितनी बचती है, 54। अगली बार वो 54,000 पे निकालेगा डेप्रिसिएशन। फिर वैल्यू लेस करोगे, फिर जो बची हुई वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। इस वाली मेथड में, स्ट्रेट लाइन वाली मेथड में, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है, पर डिमिनिशिंग में कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होती, क्योंकि हमेशा बैलेंस पे निकालता रहेगा। बैलेंस चाहे 2 रुपये रह जाए, उस 2 रुपये पे निकालेगा, फिर चाहे 1 रुपये 80 पैसे रह जाए, फिर 1 रुपये 80 पैसे पे निकालेगा, निकालता रहेगा। चाहे वो 10 पैसे वैल्यू बच जाए, उस पर निकालना शुरू कर देगा, खत्म नहीं करेगा उसको। तो इतनी तो खैर चलती नहीं है एसेट्स, एक स्क्रैप वैल्यू भी होती है, इसीलिए दी जाती है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। अब इसके एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, जिसमें ये सब चीजें हो जाएंगी। ओके, न्यू बुक के हिसाब से करा देते हैं। न्यू बुक दे दो सक्सेना जी जरा। ये टीएस ग्रेवाल एडिशन 23 का है। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसके बाद वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड द फॉलोइंग: परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी 96,000, स्पेंड 24,000 कार्टेज, रिपेयर और इंस्टॉलेशन, एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल, और एस्टिमेट रेजिडुअल वैल्यू 72,000। रेसिडुअल वैल्यू कितनी दे रखी है, 72,000। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो व्यूअर्स हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2, टीएस ग्रेवाल। हमने जो भी मशीन खरीदी है, इसमें खरीदी हमने परचेज सेकंड हैंड मशीनरी, तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा वो मशीनरी का अकाउंट बनेगा।
डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, तो पहले देखो हमने मशीनरी खरीदी कितने की 96,000, तो टू बैंक अकाउंट 96,000 और डेट इसमें कोई गिवन नहीं है, आप फर्स्ट ईयर लिख दे बस केवल। ठीक है, क्योंकि डेट नहीं पता, डेट दी होती तो डेट के हिसाब से चलते। उसके बाद आपने क्या किया, इस पे कार्टेज के पे किए और रिपेयर चार्जेस इंस्टॉलेशन के पे किए आपने, तो वो टू बैंक ही आएगा। ये तो परचेज है जो आपने परचेज किया, और ये किया इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन और फ्रेट चार्जेस वगैरह इसको पे किया आपने 24,000। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, एसेट्स की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से रेसिडुअल वैल्यू और या स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स मैंने आपको क्या बताई थी, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस जो भी है। ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने की परचेज की हमने, 96,000, 24 का इंस्टॉलेशन है, 1 लाख और 1,20,000 की ये वैल्यू आई। इसमें रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, वो माइनस हो जाएगी। 72,000 है इसकी आफ्टर 4 ईयर्स बाद। ठीक है, 72,000 का आपने माइनस किया तो वैल्यू कितनी रह गई, 48,000। अगर मैं डेप्रीशिएशन निकालूं तो डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा, जो कॉस्ट आई है हमारी अपॉन लाइफ, 48,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया, 12,000 पर ईयर। दोबारा समझाऊं, 96,000 का आपने परचेज किया, 24,000 का इंस्टॉलेशन है, वैल्यू कितनी हुई 1,20, 1,20 में से रेसिडुअल स्क्रैप वैल्यू जो हमारी 4 साल बाद इसकी वैल्यू रह जाएगी 72,000 माइनस किया तो वैल्यू कितनी रहेगी 48,000। 48,000 को 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ गई 12,000, यानी कि 12,000 हर साल डेप्रिसिएशन लगाएंगे और 4 साल बाद वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, बिल्कुल 72,000 बचेगी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब एंड ऑफ द ईयर, पहले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना लग रहा है 12,000, तो बैलेंस कितना बचा बताओ, बैलेंस कैरी डाउन, इसकी वैल्यू को ऐड करो, पहले कितना आ रहा है 1,20,000, 1,20,000 में से 12,000 माइनस करो तो कितना बचेगा 1,08,000। समझ में सबको आ रहा है भाई, पहले साल 1,20,000 में हमने रखी, 12,000 का उसका डेप्रिसिएशन लग गया तो उसकी वैल्यू पहले साल 12,000 से कम हो गई। 1,20,000 की मशीन, 12,000 का डेप्रिसिएशन लगा तो वैल्यू कितनी रहेगी अब उसकी 1,08,000। सबको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, कंफ्यूजन। अब अगले साल सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ओपनिंग हो जाएगी। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1,08,000। समझ में आया यहाँ तक, दोबारा समझाऊं, यस और नो तो बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, हाँ बोलो, आ रहा है समझ में, चलिए कोई डाउट हो तो पूछ लो। सेकेंड ईयर में फिर इसकी डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि सलमान खान मेथड लगा रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का कितना लगा, फिर 12,000 लग गया, क्योंकि यही हर साल लगाना है डेप्रिसिएशन। उसने जो एक बार कमिटमेंट कर दी वो चेंज नहीं करता, डेप्रिसिएशन एक बार जो लगा दिया वही चलाते रहो। फिर 12,000 लगाया तो अंगत अब की बार वैल्यू कितनी रह गई हमारी बैलेंस में, 1,08,000 में से 12,000 माइनस करो तो कितने बचेंगे 96,000।
समझ में आ गया? कोई डाउट से पूछ लो फिर दोबारा से। 1,08,000 हो गया थर्ड ईयर। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू कितनी रहेगी 96। अब थर्ड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाना है, बताओ कितना लगेगा 12,000 बाय डेप्रिसिएशन 12,000 लगा। और फिर वैल्यू कितनी बची बताओ, बैलेंस कैरी डाउन 84,000। जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा पूछ सकते हो। आ रहा है समझ में सबको? अब क्या आ गया फोर्थ ईयर, ये लास्ट ईयर है, इसने क्या बताया था फोर्थ ईयर तक ही लगाना है। तो वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 84। अब फोर्थ ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, फिर 12,000 लगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, जो उसने कहा था कि स्क्रैप बचेगा, कितना बचेगा 4 साल बाद, उसने स्क्रैप कितना कहा था 72,000 का बचेगा। तो पहले तो 12,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और जो वैल्यू क्या बची उसने 72,000। यही आंसर है हमारा, ये उसने दे दिया था हमारा पहले ही कि भैया 4 साल बाद इसकी वैल्यू 72,000 ही बचेगी। क्या मैं मान लूं? समझ में आ गया सबको? डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कैसे लगाते हैं, समझ में आ रहा है? कोई डाउट है तो पूछो मेरे को। निधि कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा? पूछो। कहां पे समझ में नहीं आया बेटा? टेबल नहीं है ये, टेबल आप दिमाग में लेके बैठ गए, ये तो नॉर्मल है। आपने एक एसेट्स को खरीदा 96,000 की, जब आप एसेट्स खरीदते हो तो क्या एंट्री बनाते हो बताओ? आपने मशीन खरीदी तो क्या एंट्री बनाई, वेल डन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यही तो बनाई। और टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कह सकते हैं, एक ही बात है। जो बड़ी बड़ी एसेट्स है ना वो कैश में नहीं खरीदते, वो हमेशा चेक से खरीदते हैं। ठीक है, कितने की खरीदी आपने मशीनरी? 1,20,000। मशीनरी की कीमत इसमें ऐड हो गई। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टिंग क्या हुई 2 में आई, इतने की मशीन हो गई। पहली बार डेप्रिसिएशन कितना लगा, तो वैल्यू कितनी रहेगी, फिर ये 1,08,000 यहाँ आ गया दूसरे साल, पहला साल खत्म हो गया, दूसरे साल फिर डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू कितनी रहेगी, फिर 96 यहाँ आ गया, फिर डेप्रिसिएशन लगा 12,000, तो वैल्यू कितनी रहेगी 84 फिर यहाँ आ गया, फिर डेप्रिसिएशन लगा। वही हर साल करे, पहले साल दूसरे साल तीसरे साल, कुछ चेंज थोड़ा ना किया, ओपनिंग क्लोजिंग यही करते रहे, हर साल 12,000 लगाते रहे हम डेप्रिसिएशन। अब बताओ समझ में आ गया? और किसी को कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट्स नहीं, सबको समझ में आ गया? तो डेप्रिसिएशन लगना आ गया, किस तरह से लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन, 1,20,000 में से माइनस किया, देखो मैंने माइनस भी करके दिखाया, यहां नहीं दिखाया तो यहां दिखा दो, 96 माइनस 12 तो क्या रह गया 84, और यहाँ 84 माइनस 12 तो 72,000 आ गया। समझ में आ गया? तो ये आपने देखा है कि किस तरह से हमने किया है। और जो बेटा ऑनलाइन व्यूअर्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली क्लास, स्क्रीनशॉट ले रहे हो? ठीक है, अगली क्लास में मैं और आपको बेहतरीन चीजें कराने वाला हूं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सिर्फ बेसिक्स है, बेसिक एक बार दिमाग में सेट हो जाए कि हमने क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसका सबका अकाउंट्स ऐसे ही बनना है, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो सब में अकाउंट्स यही बनेगा, सिर्फ डिजिट चेंज होती रहेंगी। अब करने का तरीका यही है, यही मास्टर मेथड है, यही तरीका है, और सब में अब डिजिट चेंज होने वाली है। ठीक है ना? और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा, अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप जरूर लिखें मुझे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस पे, और वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं उनके रिप्लाई जरूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, नहीं लिखते तो आनंद लीजिए, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे अगली बार वीडियो को और अच्छी तरह से बनाने की। और कमेंट जरूर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का फिर मन करता है। तो आप लोग करते हैं, देखते हैं, सिर्फ देख कर ना जाएं, सिर्फ लाइक्स करें ना करें, कमेंट्स तो जरूर करें यार, ताकि पता चले कि आप क्या चाहते हैं, ताकि उस हिसाब से वीडियो बनाई जा सके। कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।